हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है हर्ष और मैं हूं आपका लॉमेंट। आज हम लॉ ऑफ टॉर्च के सेकंड लेक्चर पे हैं। आज का हमारा टॉपिक है जनरल डिफेंसेस। इससे पहले हम देख के आए हैं कि टॉर्च क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ देखा हमने। अब हम बात करते हैं कि जब एक टॉर्ट हो जाता है उसके बाद डिफेंडेंट जो है उसके पास कौन कौन से डिफेंसेस अवेलेबल रहते हैं। ये जो लिस्ट है ये आज हम एक एक करके करने वाले हैं। जब एक एक्शन फॉर अ टॉर्ट लिया जाता है तो जो डिफेंडेंट है उसकी लाइबिलिटी अवॉइड करने के लिए कुछ डिफेंसेस का यूज़ कर सकता है। वो डिफेंसेस कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहला डिफेंस है वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मतलब है कि जो इंसान है उसने वॉलंटरीली कंसेंट किया है दैट ही इज़ रेडी टू सफ़र द हार्म, जो कि उसको उस एक्ट करने के दौरान होने की संभावना है। ठीक है, इसमें किस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसने जो कंसेंट दिया है वो वॉलंटरीली दिया है, यानी कि अपनी मर्जी से दिया है। ठीक है, और अगर उसने वो कंसेंट दिया है तो फिर बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मुझे जो नुकसान हुआ है मुझे इसकी भरपाई की जाए। जैसे कि मान लीजिए एक बॉक्सिंग मैच है, अब ए और बी दोनों ओपोनेंट हैं, इसमें से किसी के चोट लग जाती है। मान लीजिए बी को चोट लग गई, अब बी ए के खिलाफ केस नहीं कर सकता कि ए जो है मुझे उस जो चोट है या इंजरी है उसके लिए कॉम्पनसेशन दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने खुद ही कंसेंट किया था मैच लड़ने के लिए और उसको पता था कि मैच के दौरान कोई उसको इंजरी हो सकती है एंड ही अग्रीड एंड कंसेंटेड टू दैट ऑल्सो। दैट इज़ वाई ए विल नॉट बी लाइबल फॉर बीज इंजरी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो कंसेंट है पहली बात वो एक्सप्रेस भी हो सकता है, यानी कि वो ओरल फॉर्म में भी बताया जा सकता है या फिर रिटन फॉर्म में भी बताया जा सकता है। इसके अलावा वो इम्प्लाइड भी हो सकता है। इसका मतलब कि वो हो सकता है कि शब्दों के द्वारा ना बताया गया हो बट वो आपकी प्रेजेंस से पता चल जाए। जैसे कि मान लीजिए आप क्रिकेट का मैच देखने गए हो और आप क्रिकेट स्टेडियम में बैठे हो, वहाँ पे आपके आपको आके एक बॉल हर्ट करती है, तो यहाँ पे ये माना जाएगा कि आपने अपना इम्प्लाइड कंसेंट दिया था कि जो क्रिकेट बॉल है वो आपको लग सकती है। क्रिकेट बॉल लगने के बाद आप क्रिकेटर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्टेडियम में बैठने पे आपने इम्प्लाइड कंसेंट दिया था दैट यू आर रेडी टू सफ़र द हार्म, जो आपको उस स्टेडियम में बैठ के हो सकता है। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं कंसेंट की। सबसे पहली एसेंशियल कंडीशन है जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए। ये हम पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देख के आए हैं कि एक कंसेंट फ्री तब माना जाता है जब उसमें कोर्जन ना यूज़ की गई हो, जब उसमें अनड्यू इन्फ्लुएंस ना यूज़ किया गया हो, जब उसमें फ्रॉड ना यूज़ किया गया हो, जब उसमें मिस रिप्रेजेंटेशन ना यूज़ की गई हो, जब वहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो। तो अगर ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंट नहीं हैं तब हम बोलते हैं कि जो कंसेंट है वो फ्री है। और वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का डिफेंस लेने के लिए ये दिखाना बहुत ज़रूरी है कि जो कंसेंट है वो उस इंसान ने अपनी मर्ज़ी से लिया है, उसको ज़बरदस्ती नहीं दिलवाया गया है वो कंसेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड कंडीशन जो है वो ये है कि सिर्फ नॉलेज होने का मतलब ये नहीं है कि उस इंसान ने कंसेंट कर दिया है, यानी कि मेयर नॉलेज ऑफ द रिस्क mere knowledge of the risk is not equivalent to consenting to take that harm। ठीक है, ये दोनों इक्वल चीज़ें नहीं हैं। ये बहुत अच्छे से समझाया गया है लॉ में किस मैक्सिम के द्वारा, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। साइंटी नॉन फिट इंजूरिया यही बोलता है कि अगर मुझे रिस्क की नॉलेज है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसके लिए कंसेंट कर दिया है। ठीक है, जैसे कि इसके लिए मैं एग्जांपल हमेशा बताता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे हिल है और यहाँ पे एक कार्ट खड़ी है और जो कार्ट का ओनर है उसको पता है कि ये नीचे गिर सकती है। ठीक है, और जब ये कार्ट नीचे गिरती है तो एक पुलिस ऑफिसर उसको रोकने के लिए कोशिश करता है, उसको हर्ट हो जाता है, उसको चोट लग जाती है। अब जब कार्ट का ओनर है वो ये आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता या ये डिफेंस नहीं ले सकता कि जो ये पुलिस ऑफिसर है उसने वॉलंटरीली कंसेंट किया है, यानी कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने हेल्ड किया जो पुलिस ऑफिसर है उसको चाहे नॉलेज थी, ही हैड द नॉलेज,
बट उसने वॉलेंटरीली कंसेंट नहीं किया, उसको काट रोकने की मजबूरी में ज़रूरत पड़ी, उसने वॉलेंटरीली उस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं किया। तो हर एक जगह पे जहाँ पे नॉलेज ऑफ द रिस्क है, ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कंसेंट भी हो। तो साइंटी नॉन फिट इंजूरिया को हमको डिफ्रेंशिएट करना है वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया से। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया में नॉलेज प्लस कंसेंट है, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज है, उसमें वॉलेंटरीली कंसेंट नहीं है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेप्शंस की। इस मैक्सिम की एक्सेप्शंस क्या हैं? पहली एक्सेप्शन है कि जो चीज़ इलीगल है या अनलॉफुल है उसके लिए कंसेंट नहीं दिया जा सकता। अगर कोई चीज़ अनलॉफुल है और आपने उसके लिए कंसेंट दे दिया, तो कंसेंट दे के भी वो जो अनलॉफुल चीज़ है वो लॉफुल तो नहीं बनेगी। जैसे कि शार्प स्वॉर्ड के साथ अगर दो लोग फाइट कर रहे हैं, तो ये तो इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप कह दोगे कि ठीक है मैं अपना कंसेंट देता हूँ, चलो हम तलवारों से लड़ते हैं, तो वो क्राइम ही है। तो वो क्राइम की कंसेंट दे के आप उस क्राइम को नॉन क्राइम तो बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का जो डिफेंस है वो नहीं लगेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए कहीं पे ब्रीच ऑफ ड्यूटी स्टैच्यूटरी, कोई स्टैच्यूटरी ड्यूटी है, ये नॉर्मली एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉयर में होता है, ठीक है। मान लीजिए एम्प्लॉयर है, उसकी कोई स्टैच्यूटरी ड्यूटी है, तो एम्प्लॉय नहीं कह सकता कि कोई नहीं साहब आप इसको जो इस स्टैच्यूटरी ड्यूटी को है ब्रीच कर दीजिए, मैं आपको कंसेंट करता हूँ, मैं आपको कंसेंट करता हूँ कि जो आपकी स्टैच्यूटरी ड्यूटी बनती है मेरे द्वारा, मतलब मेरे लिए जो स्टैच्यूटरी ड्यूटी बनती है आपकी, आप उसको ब्रेक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको कंसेंट देता हूँ। तो जो स्टैच्यूटरी ड्यूटी है उसको एम्प्लॉय नहीं तोड़वा सकता, कंसेंट दे के भी नहीं तोड़वा सकता, ठीक है। इसके बाद लिमिटेशन है नेग्लिजेंस। जब मैंने आपको कंसेंट दिया कोई भी चीज़ करने का, उसमें एक चीज़ प्रिज्यूम की जाती है कि आप अपना जो काम है वो नेग्लिजेंट होके नहीं करेंगे, आप प्रॉपर ड्यू केयर के साथ करेंगे, ठीक है। प्रॉपर एंड ड्यू केयर के साथ उस काम को करेंगे। अगर आप प्रॉपर एंड ड्यू केयर के साथ उस काम को नहीं करेंगे तो हम मानते हैं कि आप उस काम को नेग्लिजेंटली कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप नेग्लिजेंटली कर रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आपने कंसेंट दे रखा है तो अगर आपको कोई नुकसान होगा उससे तो मैं उसके लिए लायबल नहीं हूँ। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल है सर्जन की। मान लीजिए जो सर्जन साहब हैं उन्होंने आपका ऑपरेशन करते हुए नेग्लिजेंटली एक्ट किया, तो कल को वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि देखिए आपने मुझे कंसेंट दे दिया था ऑपरेशन करने का, अब अगर आपको आपके ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो मैं लायबल नहीं हूँ। ये वो तब ही बोल सकते हैं अगर उन्होंने प्रॉपर एंड ड्यू केयर रखी है काम करते समय, ऑपरेशन करते समय, तब वो डिफेंस ले सकते हैं। अगर उन्होंने नेग्लिजेंटली एक्ट किया है ऑपरेशन के दौरान तो फिर ये वो डिफेंस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। आई होप ये केस आपको याद रहेगा। बाकी जो ये केसेस हैं ये आपको पढ़ने के लिए मैंने छोड़े हैं, आप पॉज करके इनको पढ़ते रहें। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना। ये जो एग्जांपल्स हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं, रोक रोक के इनको पढ़ें और अपने नोट्स में ऐड करते रहें। एक एक्सेप्शन एक्स मैक्सिम का है रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस वही एग्जांपल है जो मैंने आपको लॉरी वाली एग्जांपल और पुलिस ऑफिसर वाली एग्जांपल दी है। वहाँ पे अगर व्हेन द प्लेंटिफ वॉलंटरीली टेक्स अ रिस्क, ठीक है, टू रेस्क्यू समबडी, उसने उसको जो लॉरी है उसको रोकने की कोशिश की या कार्ट है उसको रोकने की कोशिश की सो दैट किसी बच्चे को या किसी इंसान को उससे डेंजर ना पहुँचे, तो वहाँ पे जो है आप ये वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते क्योंकि वहाँ पे उसको रेस्क्यू करने के लिए वो जोखिम उठाना पड़ा, तो वहाँ पे उसने कंसेंट नहीं दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रेस्क्यू केसेस भी इसमें एक एक्सेप्शन है। ये जो हेन्स वर्सेस हार्वुड वाली जो एग्जांपल है, जो केस है, ये वही एग्जांपल है जो मैंने आपको पुलिस कांस्टेबल वाली दी है, ठीक है। आप इसको आराम से पॉज करके पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं अगले डिफेंस की तरफ। अगर नेक्स्ट जो अपना डिफेंस है वो है प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। द मेयर फैक्ट दैट प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर डज नॉट डिसएंटाइटल हिम फ्रॉम रिकवरिंग द लॉस विच ही सफर्स unless some unlawful act or conduct of the plaintiff is connected with the harm suffered by him as part of the same transaction। यानी कि अगर सेम ट्रांजैक्शन में जिसमें प्लेंटिफ को नुकसान पहुंचा है, जिसके लिए उसने केस किया है, अगर उसी ट्रांजैक्शन में
जो प्लेंटिफ है उसने खुद ही कोई अनलॉफुल एक्ट किया है या कॉन्डक्ट किया है, फिर जो है डिफेंडेंट ये डिफेंस ले सकता है कि जिस केस के लिए ये कॉम्पनसेशन की मांग कर रहा है उसमें इसकी खुद की गलती है। द प्लेंटिफ जो है वो खुद ही रॉन्ग डूअर है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद रखनी है। ये वाला जो डिफेंस है इसमें भी ऑन केस टू केस बेसिस कोर्ट डिसाइड करेगा कि प्लेंटिफ की कितनी गलती है, वेदर वो सेम ट्रांजैक्शन में है या नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तभी वो ये डिफेंस ले सकता है। ठीक है, आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं। ये केस है बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का। The trespasser on the defendant's land is entitled to claim compensation for the injury caused by spring guns set by the defendant without notice in his garden। ठीक है, चलते हैं आगे। इसमें बेसिकली क्या हुआ था, जो पर्सन है वो ट्रेसपासर है, उसने पहली गलती कर रखी है, तो कल को अगर उसको इंजरी हो जाती है तो वो ये नहीं कह सकता कि इसके स्प्रिंग गन्स की वजह से मुझे इंजरी होगी, बट तुम खुद ही ट्रेसपास कर रहे थे तो इंजरी जो है, तो प्लेंटिफ हिमसेल्फ इज द रॉन्ग डूअर। ठीक है, तो ये जो केस है इसके बारे में बात करता है। बाकी अब आराम से पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डिफेंस है वो है इनएविटेबल एक्सीडेंट। देखिए, एक्सीडेंट कई प्रकार का होता है। कई प्रकार का मतलब मेरा क्या है कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में, लेमन भाषा में एक्सीडेंट बोल देते हैं ऐसी किसी घटना को जहाँ पे हमारे कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब हम लीगल की बात करते हैं तो दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। लॉ मान के चलता है कि जो आप चीज़ कर रहे थे वो लॉफुल थी। ठीक है, लॉफुल थिंग कर रहे थे आप, लॉफुल एक्ट कर रहे थे आप। ठीक है, दूसरा लॉफुल मैनर में कर रहे थे, उसको करने का तरीका भी आपका लॉफुल था, और किस चीज़ के थ्रू कर रहे थे, वो जो मीन्स थे वो भी लॉफुल थे। तो लॉफुल एक्ट और थिंग, लॉफुल मैनर और लॉफुल मीन्स से कर रहे थे आप। अगर उसके बावजूद और प्लस आपने रीजनेबल केयर रखी, एंड रीजनेबल केयर, और ये करते समय आपने रीजनेबल केयर रखी, अगर उसके बावजूद भी कोई एक्सीडेंट होता है तो हम उसको बोलेंगे कि ये वाला जो एक्सीडेंट है ये इनएविटेबल था, यानी कि इसको रोका नहीं जा सकता था। ठीक है, इनएविटेबल एक्सीडेंट। अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो लॉ अलाउ करता है कि आप उसका डिफेंस ले सकते हैं। इसमें बहुत ही शानदार एग्जांपल है जो थी स्टैनली वर्सेस पावेल केस में, जहाँ पे ए जो है एक बर्ड की तरफ फायर करता है, जो पैलेट है यानी कि जो गोली है वो गन से निकल के ट्री से टकराती है और रिबाउंड करके बी को लग जाती है, जो कि उसकी उल्टी दिशा में खड़ा था। तो यहाँ पे ए ने डिफेंस लिया कि ये इनएविटेबल एक्सीडेंट है। ठीक है, इसमें मेरी गलती नहीं है, वो बाउंस बैक की और वो कहीं भी जा सकती थी, वो आपको आके लग गई, मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो इसीलिए इस इनएविटेबल एक्सीडेंट के लिए मैं कसूरवार नहीं हूँ। ठीक है, इसके बाद हमारा डिफेंस है एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड जो डिफेंस है ये मुझे नहीं लगता इतना डिफिकल्ट है आपके लिए समझना, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड का मतलब ये है कि ये जो चीज़ हुई है इस पर किसी का बस नहीं चला। ये एक ऐसा एक्ट है जो कि गॉड की मर्ज़ी से हुआ है या नेचुरल फोर्सेस की मर्ज़ी से हुआ है, आप कैसे भी इसको रीड कर सकते हैं, और इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं थी। तो इसीलिए एक्ट ऑफ गॉड को हम विस मेजर भी बोलते हैं या फोर्स मेजर भी बोलते हैं। इसमें दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। पहली चीज़ तो ये है, ये जिस चीज़ की वजह से हुआ है वो एक्ट, वो नेचुरल फोर्स थी, जैसे कि रेनफॉल हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, टाइड्स हो गया, वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, और उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं थी, ह्यूमन इंटरवेंशन उसमें नहीं थी। सेकेंडली, जो ये अकरेंस हुई है, ये जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो ये एक्ट हुआ है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, यानी कि नॉर्मल सालों में ऐसा नहीं होता, या फिर लोगों की एक पर्टिकुलर मौसम में एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ऐसा ऐसा होगा। ये एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हुई है जो कि कोई भी एंटिसिपेट नहीं कर सकता था। ये दो चीज़ें अगर मिलेंगी, यानी कि दिस प्लस दिस, तभी जाके आपको एक्ट ऑफ गॉड का जो डिफेंस है वो यूज़ कर पाओगे आप। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये जो केस लॉ है ये आप अपना आराम से पॉज करके इसको पढ़ें। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला जो डिफेंस है वो है प्राइवेट डिफेंस। ये हम इंडियन पिनल कोड में भी पढ़ते हैं इस डिफेंस को, लेकिन यहाँ पे टॉर्च के लिए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसका जो दायरा है वो थोड़ा कम है उससे, बट फिर भी बात तो सेम ही है। प्राइवेट डिफेंस इज अ गुड ग्राउंड टू नेगेटिव अ टॉर्शियस लाइबिलिटी। ठीक है,
लॉ परमिट करता है कि आप रीजनेबल फोर्स यूज़ कर सकते हो अपने आप अपनी पर्सन यानी कि अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए, सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने किसी साथ वाले की भी। यहाँ पे लेकिन 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो चीज़ जो डेंजर है वो इमिनेंट और इमीडिएट है, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा, जो फोर्स एम्प्लॉय की गई है वो प्रोपोर्शनेट है उस डेंजर के। और तीसरा, वो जो फोर्स आपने एम्प्लॉय की है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के लिए ही यूज़ हो सकती है, ऑफेंस के लिए नहीं हो सकती। यानी कि 3 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ तो ये है कि जो डेंजर था वो इमीडिएट था। ये इमीडिएट होना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इमीडिएट नहीं होगा तो दूसरे सिनेरियो में तो आप पुलिस से हेल्प ले सकते हो, आप भाग सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इमीडिएटली है तो तभी आपसे लॉ एक्सपेक्ट करता है कि आप एक्शन ले लें, ठीक है, आप अपने आप को बचाने की कोशिश करें। दूसरा, कि वो जो आपने ब्लो दिया है या जो आपने अपने आप को डिफेंस करने के लिए जो भी फोर्स यूज़ की है वो प्रोपोर्शनेट है जो कि आपको थ्रेट था। यानी कि अगर कोई आपको लाठी से मारने आया है तो ये नहीं आप उसको गोली मार दो। तीसरी बात, अगर और जो वो आपने फोर्स यूज़ करी है वो सिर्फ डिफेंस, ओनली डिफेंस के लिए यूज़ करी है आपने, ऑफेंस करने के लिए नहीं। इसका मतलब ये है अगर वो इंसान भागने लग गया, ये नहीं कि आप उसके पीछे पीछे अपने हथियार लेके भागने लग जाओगे जब तक उसको मार नहीं दोगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अगर आपको प्राइवेट डिफेंस का डिफेंस यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें अगेन आप पॉज करें और ये एग्जाम्पल को पढ़ें। उसके आगे का अपना डिफेंस है मिस्टेक। Mistake, whether of fact or law, is generally no defense to an action of tort. Entering the land of another, thinking that to be one's own, is trespass. Driving off plaintiff's sheep amongst one's own herd is trespass to goods. Injuring the reputation of another without an intention to defame is a defamation. However, in torts requiring malice, such as the wrong of malicious prosecution and deceit, the liability does not arise when the defendant acts under an honest and mistaken belief. यानी कि जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो मैलिस है, ठीक है, वो जनरली जो मेंटल एलिमेंट है, जब मैलिस है वो जनरली टॉर्ट में जो है नहीं देखा जाता। लेकिन कुछ टॉर्ट्स हैं जहाँ पे मैलिस का प्रभाव है या मेंटल एलिमेंट का प्रभाव देखने को मिलता है, बट हर एक जगह पे नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी का प्लॉट में आप घुस गए हो तो हम बोलेंगे कि आपने किसी का प्लॉट में ट्रेसपास कर दिया है। अब आपने चाहे वो खुद का प्लॉट समझ के एंटर कर गए, चाहे वो कैसे भी आप गलती से एंटर कर गए, आप भेड़े बकरियाँ चराते हुए एंटर कर गए, आप कैसे भी एंटर कर गए, तो लॉ देखेगा कि क्या वो टॉट हुआ है ट्रेसपास का। हाँ जी बिल्कुल हुआ है। तो मेंटल एलिमेंट देखने की कोशिश नहीं करेगा कि आपने क्या सोच के वो किया, ठीक है। लॉ प्रिज्यूम कर लेगा कि आपने ये जानबूझ के किया है, ठीक है। अब नॉर्मली तो जो है मेंटल एलिमेंट नहीं देखा जाएगा, तो इसीलिए अगर मेंटल एलिमेंट नहीं देखा जाएगा तो मिस्टेक का तो कोई मतलब ही नहीं है कि गलती हो गई जी। बट कुछ टॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे मेंटल एलिमेंट देखा जाता है, जैसे कि मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। मैलिशियस प्रोसिक्यूशन क्या है हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन इसका मतलब अगर मैं सिंपल बोलूँ, अगर कोई किसी के खिलाफ जानबूझ के झूठा, फॉल्स क्रिमिनल केस करता है और वो बंदा उसमें बाइज्जत बरी हो जाता है, तो वो जो इंसान है जिसको वो कष्ट हुआ केस में, वो दूसरे के खिलाफ, जिसने उसके ऊपर झूठा केस डाला था, उसके खिलाफ सिविल कार्रवाई कर सकता है, उसके खिलाफ कॉम्पनसेशन लेने का केस कर सकता है, सिविल सूट कर सकता है। उसको हम बोलते हैं द सूट ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ठीक है। वहाँ पे उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो बंदा है जिसने मेरे ऊपर झूठा केस डाला है, इसका जो इंटेंशन था वो मैलिस था, यानी कि ईवल इंटेंट के साथ उसने मुझसे कुछ बदला लेने के लिए या रंजिश निकालने के लिए मेरे खिलाफ ये केस किया, ठीक है। तो वहाँ पे मेंटल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। वहाँ पे जहाँ पे जिस टॉट में ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन वाली एक एग्जांपल है जहाँ पे मेंटल एलिमेंट देखा जाता है। ऐसा जो भी टॉट होगा जहाँ पे मेंटल एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे ये जो मिस्टेक है ये भी एप्लीकेबल होगी। वहाँ पे ये बोला जा सकता है कि गलती लग गई, मुझे नहीं पता था कि इसका मेंटल एलिमेंट ऐसा नहीं है, या इसने ये इंटेंशनली किया है या नहीं किया है, ठीक है। तो मिस्टेक वाला जो है वो मेंटल एलिमेंट वाले टॉट्स में ही वर्क करेगा, ये आप याद रखना। उसके बाद अगला अपना डिफेंस है नेसेसिटी। नेसेसिटी जो है वो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे बेस्ड डिफेंस है। यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल क्या बोलता है? यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल बोलता है मैक्सिमम गुड
ऑफ मैक्सिमम पीपल, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करने के लिए थोड़े कुछ लोगों का कुछ नुकसान भी होता है, तो लॉ कहता है कि अगर वो रिस्क है आपको कि कुछ लोगों का नुकसान हो जाए तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा लोगों के भले की तरफ जाइए। अगर नुकसान हो जाएगा किसी का बीच में तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको हम लायबल नहीं ठहराएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आइसबर्ग है, ठीक है, और शिप जो है वो जा रहा है यहाँ से, और शिप जो है वो इस आइसबर्ग से टकरा सकता है, लेकिन उसके साइड में एक बोट जा रही है छोटी वाली जिसमें 2 लोग हैं। अब शिप के पास ऑप्शन है, या तो वो जिसमें इसमें 1000 बंदे हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2 बंदे हैं। अब शिप के पास ऑप्शन है, या तो वो सीधा आइसबर्ग से टकरा जाए या फिर डिफ्लेक्ट होके इस बोट के ऊपर चढ़ जाए। अगर वो बोट के ऊपर चढ़ जाएगा तो जो 2 लोग हैं 2 पीपल विल डाई। अब जो शिप का कैप्टन है उसके पास डिसीजन लेना है, उसको डिसीजन लेना है क्या वो 1000 लोगों को की जान खतरे में डाले या फिर वो 2 लोगों की जान खतरे में डाले। तो वहाँ पे अगर वो 2 लोगों की जान खतरे में डालेगा, यानी कि अगर वो बोट की तरफ अपनी कश्ती मोड़ देगा, शिप मोड़ देगा, तो लॉ बोलता है उसको कि इस केस में वो डिफेंस ले सकता है कि देखिए जी मेरी नेसेसिटी थी, मुझे ये करना पड़ा, अदरवाइज बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था। ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन एक्ट कॉजिंग डैमेज इफ डन अंडर नेसेसिटी, नेसेसिटी के अंडर किया होना चाहिए, टू प्रिवेंट अ ग्रेटर ईवल। ग्रेटर ईवल क्या था? 1000 लोगों को मारना। छोटा ईवल क्या है? 2 लोगों को मारना। ठीक है, एन एक्ट कॉजिंग डैमेज इफ डन अंडर नेसेसिटी टू प्रिवेंट अ ग्रेटर ईवल इज नॉट एक्शनेबल इवन दो हार्म वॉज कॉज्ड इंटेंशनली। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जिसमें एग्जांपल जैसे इन्होंने बोला, थ्रोइंग गुड्स ओवरबोर्ड अ शिप टू लाइटन इट्स वेट फॉर सेविंग द शिप। ठीक है, और पर्सन ऑन बोर्डिंग और ऑन बोर्ड ऑफ द शिप, फॉर अ कॉम्पिटेंट सर्वेंट टू परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन एन अनकॉन्शियस पर्सन टू सेव हिज लाइफ। ये एग्जाम्पल दी गई हैं 2, कि जैसे कि आपने शिप में से सामान निकाल के फेंक दिया ताकि वो शिप डूब ना जाए, या फिर एक सर्जन ने एक अनकॉन्शियस इंसान के ऊपर ऑपरेशन किया क्योंकि उसकी जान जाने वाली थी, उसने कंसेंट के बिना उसका ऑपरेशन कर दिया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि नेसेसिटी की वजह से आपको वो एक्शन लेना पड़ा, इसलिए अगर कुछ नुकसान हो भी जाता है, तो अगर कोई कम नुकसान हो भी जाता है तो आप लायबल नहीं होगे। ठीक है, तो नेसेसिटी वाला प्रिंसिपल जो डिफेंस है आपको याद रखना है। उसके बाद है हमारा डिफेंस स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब ये है कि जी ये जो एक्ट है ये गवर्नमेंट सैंक्शन की वजह से हुआ है या फिर किसी लॉ के ऑपरेशन की वजह से हुआ है। अगर किसी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ने कोई एक्शन लिया है तो वहाँ पे आप उसको लायबल ठहरा नहीं सकते हो। वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी की वजह से काम हुआ है, तो यहाँ पे मेरी लायबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, सो द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एन एक्ट विच द लेजिस्लेचर ऑथराइजेस और डायरेक्ट्स टू बी डन, यानी कि लॉ बना के बोलता है, इज नॉट एक्शनेबल इवन दो इट वुड अदरवाइज बी अ टॉट। वैसे तो वो टॉट होना था, लेकिन जस्ट बिकॉज लेजिस्लेचर ने उसके ऊपर कोई लॉ बना दिया या ऑर्डर पास कर दिया, कुछ ऐसा एक्ट बना के पेश कर दिया कि अब उसको आप टॉट नहीं बोल सकते, अब वो एक्शनेबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि रेलवे लाइन कंस्ट्रक्शन करते समय अगर आपको न्यूसेंस हो रही है, आपको बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, अनॉयंस हो रही है, तब भी अगर नॉर्मल सिनेरियो में कोई इंसान आपके घर के बाहर कोई इंटरफेरेंस क्रिएट करता तो आप टॉट में, न्यूसेंस के टॉट में उसके खिलाफ केस कर सकते थे। लेकिन अगर रेलवे लाइन बन रही है, क्योंकि वो स्टैट्यूटरी काम है, यानी कि गवर्नमेंट ने किसी लॉ के द्वारा, स्टैट्यूटरी का मतलब होता है बाय लॉ, अगर लॉ के द्वारा वो काम करने की कोशिश की है तब फिर आप उनके खिलाफ वो टॉट का केस नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसको पॉज करके ये वाला केस पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस लेक्चर। ये थे जनरल डिफेंसेस फॉर अगेंस्ट द लायबिलिटी ऑफ टॉट। ठीक है, आप प्लीज़ इस सारी चीज़ों को एक बार आराम से पॉज करके सारे केसेस को पढ़ें और नोट डाउन करें। सबके नाम याद रखने ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ताकि आपको एग्जांपल्स में याद रहें, और क्योंकि कई केस लॉज के फैक्ट्स के ऊपर एज सच क्वेश्चन आ जाता है, वो नाम नहीं बताते हैं कि कौन सा केस के फैक्ट्स बता रहे हैं, लेकिन फैक्ट्स पूछ के आपको उसके आंसर मांग सकते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको केस लॉज लिख दिए हैं। तो एक एक करके मैं सारे केस लॉ तो नहीं पढ़ाऊंगा, आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एक बार आप गो थ्रू हो जाइए सब में से।
ठीक है, तो विद दिस वी कम टू एंड टू दिस लेक्चर. आई विल सी यू वेरी सून. ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय.